हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू वेबविन सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड टैग के बारे में। हेड टैग के बारे में हमें इसके नाम से पता लग रहा है, हेड मतलब दिमाग। तो ये हमारी वेबसाइट का दिमाग है। जितना भी हमारा ऐसा कंटेंट जो हम चाहते हैं कि फ्रंट एंड में ना दिखे बट वो रन हो और हमारी वेबसाइट के दिमाग में रहे, वो सब हम हेड टैग में रख देंगे। तो इसे हम प्रैक्टिकली ही देखते हैं। तो हमने अपनी फाइल रन कर ली है और इसमें अगर हम देखें तो हेड टैग कौन सा है, ये जो हमारा हेड है इसकी बात कर रहे हैं हम। इसका हेड टैग ओपन होता है और क्लोज होता है। इसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो हमारे पेज में शो नहीं होती हमें यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर इस एरिया में, बट हमारी वो बैकएंड में रन हो रही है। उसकी हेल्प के साथ हमारी वेबसाइट काफी चल रही है। इसके अंदर जो हमें बेसिक चीजें मिलती है वो मिलती है मेटा टैग्स, टाइटल, अगर कोई हम लिंक लगा रहे हैं तो लिंक, अगर हम कोई स्क्रिप्ट लगा रहे हैं तो स्क्रिप्ट भी हम हेड में दे सकते हैं। इसके अलावा हम स्टाइल दे सकते हैं। इंटरनल सीएसएस जो होती है वो भी हेड में होती है स्टाइल टैग के अंदर, और अगर कोई बेस लिंक है तो वो दे सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट जो बनती है वो एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल के दो ही चाइल्ड्स होते हैं, एक तो होता है हेड टैग, एक होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग का मतलब होता है जिसके अंदर हमारी वेबसाइट का पूरा कंटेंट जो यूजर को दिखेगा, और हेड टैग का मतलब होता है जो हमारे बॉडी एरिया के अलावा है। इसमें सिर्फ जो टाइटल है वो हमारा यहाँ पे ऊपर शो होगा। अगर हम फैव आइकन लगाएंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा जो चीजें होती हैं ये सब रन हो रही हैं, बट ये बैकएंड में रन हो रही हैं। आपको इसका मतलब दिख नहीं रहा सामने, यूजर को नहीं पता लगेगा कि क्या क्या इसके हेड में है, क्या क्या नहीं है। अगर हम बेसिक स्टार्ट करें तो इस सबको मैं एक बार रिमूव करता हूँ। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एम्प्टी हेड टैग के साथ, और इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं टाइटल टैग। ये मैंने लिया टाइटल टैग। अब टाइटल टैग का मतलब ये होगा कि आपकी वेबसाइट का जो भी आप नाम दिखाना चाहते हो जो यूजर को ऊपर दिखेगा, प्लस एसईओ के पॉइंट से देखें तो जब हमारी वेबसाइट को ये पेज सर्च करेगा तो उसको वहाँ पे भी वो ऊपर शो करेगा, गूगल सर्च पेज पे या जिस भी ब्राउजर से वो सर्च कर रहा है वहाँ पे उसको जो टाइटल दिखाएगा वो भी इधर से ही आएगा। ये जो टाइटल होता है बेसिकली हमारी वेबसाइट का जो मेन नेम है यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। अब इसके अंदर जैसे मैं लिख देता हूँ माई न्यू पेज, तो ये जब मैंने लिखा तो देखो यहाँ पे मेरे बना रहा है माई न्यू पेज। तो इसका मतलब है कि मेरे टाइटल टैग्स में पता लग रहा है कि वेबसाइट किस चीज़ की है। तो इस चीज़ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यूज़र को। जो हमारे टाइटल होता है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्पफुल होता है हमारे एसईओ के लिए ये। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं स्टाइल टैग, जिसको हम इंटरनल सीएसएस कहते हैं, जो हमारी हेड में होती है। इसको मैंने काफ़ी बार यूज़ करके दिखाया है, अभी फिर से एक और बार यूज़ करके देख लेते हैं। हमने जैसे हेलो लिखा है H1 के अंदर। अब इसको अगर मैंने कुछ भी सीएसएस देनी है तो मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा मेरे टैग को, देन उसको मैं कलर दे दूंगा जो भी मैंने देना है। और जैसे मैंने इसको रेड कर दिया तो ये देखो इसका रेड कलर हो गया। तो ये यूज़ है जो है हमारे स्टाइल टैग का। तो अभी हमने देखा है टाइटल टैग, देन हमने इसके बाद देखा है स्टाइल टैग। इसके बाद जो आता है वो आता है लिंक एलिमेंट। इसका नाम से पता लग रहा है कि कोई भी लिंक आप अगर अपनी वेबसाइट में किसी भी थर्ड पार्टी से सीएसएस लेकर आ रहे हो, या कोई आप प्लगइन ऐड कर रहे हो जिसकी सीएसएस फाइल है या जेएस फाइल है जो आपको हेड में लिंक करनी है, क्योंकि जेएस फाइल मोस्टली बॉडी के एंड में लिंक करनी चाहिए, बट कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है कि हमें हेड में ही दिखानी पड़ेगी। उस पॉइंट पे अब क्या करेंगे, हम लिंक लगाएंगे। अब लिंक कैसे लगेगा उसके लिए हम यहाँ पे इसको जो देंगे लिंक टैग लगाएंगे। जो मैंने आपको एक्सटर्नल सीएसएस लिंक करनी सिखाई थी ये वही चीज़ है, लिंक रिलेशन। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टाइल शीट, और एच रेफरेंस में हम इसका दे देंगे पाथ। जैसे मैंने एक बना रखा है स्टाइल नाम से, सीएसएस नाम से, उसके अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस। तो अभी क्या हुआ है, जो मेरी स्टाइल डॉट सीएसएस है इसमें पहले से कुछ सीएसएस पड़ी है जैसे बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर की, तो वो मेरी उठा चुका है यहाँ पे। तो ये होता है लिंक एलिमेंट। इसके बाद अगर अब हम बात करें तो हमारा जो अगली चीज़ आती है वो आती है मेटा एलिमेंट्स। अब मेटा एलिमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब अलग अलग तरह के मेटा होते हैं, और इसका यूज़ होता है हमारे वेबसाइट की एसईओ के लिए। मतलब हम वेबसाइट का कुछ भी हम डिफाइन करें, जैसे डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर रहे हैं हमारे पेज की, कीवर्ड बता रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं, या व्यू पोर्ट सेटिंग्स दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वो सब चीज़ हम इसके अंदर देंगे। अब इसके अंदर जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो होती हैं जैसे मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। इसके हेल्प के साथ हम बताते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर सेट है, मीन्स हम जो भी यूज़ कर रहे हैं कोड सारा जितना भी है वो भी करंट हमारा UTF-8 के अंदर है, तो हम UTF-8 यूज़ कर रहे हैं, इससे छोटा नहीं यूज़ कर रहे कुछ। सेकंड इसमें आता है कीवर्ड्स का। कीवर्ड से पता लगता है कि जो भी हमारी वेबसाइट सर्च करेगा बंदा, वो अगर जैसे मेरी वेबसाइट है, अब उस वेबसाइट में मैं HTML सिखा रहा हूँ, तो अगर कोई भी गूगल पे जाके सर्च करता है HTML या CSS, लर्न HTML, जो भी मैंने कीवर्ड्स रखे हैं, तो कहीं ना कहीं गूगल का जो सर्च रिजल्ट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेजेस आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, वहाँ पे मेरा अगर मैंने एसईओ नहीं भी करवा रखी तो भी मेरा किसी ना किसी पेज पे मेरी वेबसाइट वहाँ पे फ्लैश होगी, मीन्स वहाँ पे दिखेगी, यूजर को दिखेगी। हो सकता है लास्ट पेजेस में हो, बट अगर मैंने उसकी प्रॉपर एसईओ करा रखी है एकदम अच्छे वाली, तो उसका मतलब है कि मेरी
वेबसाइट टॉप में आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो फेसबुक है, फेसबुक की इतनी अच्छी एसईओ है कि अगर आप सिर्फ एफबी भी लिख देते हो ना तो भी उसको पता है, वो facebook.com का पेज ही रन कराता है। ये जो चीजें होती हैं ये एसईओ के साथ होती है और ये बैक एंड में काम करती है, आपको फ्रंट में नहीं दिखती, बट इनके पीछे भी काफी स्किल्स होती है। आगे बात करें तो हम दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन। जैसे ये आगे डिस्क्रिप्शन, अब इस डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा जाएगा, मेरी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन क्या है। जब भी गूगल पे बंदा रिजल्ट देखेगा वहाँ पे मेरी वेबसाइट का डोमेन दिखाएगा, डोमेन के साथ कीवर्ड्स के साथ मेरी वेबसाइट शो करती है, तो वेबसाइट के साथ नीचे कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन तो दिखती है। जैसे अगर मैं एफबी लिखता हूँ यहाँ पे तो फेसबुक आ गया, अब यहाँ पे देखो मेरा लिंक आ गया फेसबुक का, यहाँ पे फेसबुक का उस पेज पर्टिकुलर पेज का जो भी टाइटल है, ये जो टाइटल है वो टाइटल आ गया। देन नीचे ये जो कंटेंट आ रहा है ये जो होता है ये डिस्क्रिप्शन होती है कि भाई क्या कंटेंट है, इसको मतलब एक दो लाइन के अंदर ही आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या है मेन चीज। जैसे लॉगिन के अंदर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, इसके अंदर आप फ्रेंड्स फाइंड कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, डेवलपर्स के लिए अलग होता है फेसबुक के अंदर, और अगर यहाँ क्लिक करोगे तो आप लॉगिन कर सकते हो अपने अकाउंट में, या साइन अप करना है तो आप साइन अप कर सकते हो। तो ऐसे करके मतलब डिस्क्रिप्शन डिफाइन करता है। ये एसईओ के पॉइंट से बहुत अच्छी चीजें हैं और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है एसईओ के लिए। अब अगर इसके बाद देखें हम तो अगला आता है ऑथर। ऑथर के लिए एक था मेटा नेम ऑथर। अब इस ऑथर का क्या काम होगा, इसका काम होगा जो भी पोस्टें डालता है बंदा, अलग अलग पोस्टें डालते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो करते हैं ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब ब्लॉग्स बना बना के डालते हैं, अलग अलग चीजों के ब्लॉग्स अपलोड करते हैं। गूगल पे हमें जो रिजल्ट दिखता है वो किसी ना किसी ब्लॉग को ही शो करता है हमें। तो उसका कौन ऑथर है, क्या उसका कंटेंट है, जो भी है वो सब चीजें बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए ऑथर एट्रीब्यूट होता है। उसके बाद जो आता है रिफ्रेश का आता है। अब रिफ्रेश का मतलब होता है, इसका होता है कि हर 30 सेकंड के बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट है ऑटोमेटिकली रीलोड हो रहा है, मतलब हमें करने की जरूरत नहीं, अगर हम नहीं भी करें तो भी ऑटोमेटिकली रीलोड हो रहा है हर 30 सेकंड के बाद। इसकी हेल्प के साथ क्या होता है, कई बार वेबसाइट डाउन होती है, उसके बाद कैशे के थ्रू वेबसाइट रन हो रही है और जैसे ही पीछे बैकएंड में वेबसाइट अपनी लाइव चल गई तो वो अपने आप रीलोड हो जाएगी। इसीलिए 30 सेकंड्स का टाइम रखा जाता है कि ऑटोमेटिकली रीलोड हो रहा है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी वेबसाइट में ये ऐड करना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है लास्ट में वो आती है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट हम जो भी बनाएंगे हमें बनानी है रिस्पॉन्सिव, ताकि हमारी वेबसाइट हर व्यू में दिखे। हमें नहीं पता कि हमारा यूजर अब फोन में हमारी वेबसाइट देख रहा है, आईपैड में देख रहा है, आईपैड प्रो में देख रहा है, लैपटॉप में देख रहा है, बड़े से बड़े किसी डेस्कटॉप में देख रहा है, हमें कुछ नहीं पता, बट हम उसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट देंगे ताकि वो किसी भी डिवाइस में देखे, हमारी तरफ से उसको कोई इशू नहीं आएगा, उसको हमारी वेबसाइट एकदम ओके दिखेगी, चाहे वो छोटे से डिवाइस में देखे फोन में, चाहे वो बड़े से बड़े डेस्कटॉप में देखे। तो ये जो मेटा व्यू पोर्ट होता है इसका हेल्प के साथ क्या होता है, हमारे पेज को एक व्यू पोर्ट देते हैं कि तुम 1.0 का व्यू पोर्ट है कि तुम पूरा अपना एरिया कवर करना, और जो भी हमने लेआउट बनाया जिसको हमने विड्थ डिफाइन करी है वो सब आप एकदम प्रॉपर दिखाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा अपनी वेबसाइट में ये तो लगा ही लो। अब ये तो बात हुई मेटा एलिमेंट्स की। इसके बाद जो एक चीज और आती है वो आती है हमारी स्क्रिप्ट। अगर हम कोई स्क्रिप्ट है, कई बार क्या होता है कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती है जो आपको पहले रन करानी होती है, पहले लोड करानी है वेबसाइट रन होते साथ ही, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हेड के अंदर रखनी पड़ेगी। तो जो भी हमारा स्क्रिप्ट के अंदर जितना भी कोड आता है जावास्क्रिप्ट का वो सारा हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर हेड के अंदर भी रख सकते हैं, बट जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि हमेशा अपनी जो स्क्रिप्ट आपने लगानी है वो यहाँ पे ना लगा के बॉडी जहाँ एंड होती है उसके जस्ट ऊपर लगाओ। क्योंकि क्या होगा, जब वेबसाइट रन होगी, रन होते साथ ही सबसे पहले क्या रन होगा, यहाँ से वेबसाइट हमारी रन होगी, स्टार्टिंग से रीड करता है, ये सब रीड करेगा, ये एक एक सेकंड में रीड कर, मतलब एक माइक्रो मिनी सेकंड्स में रीड कर लेगा। बट जो स्क्रिप्ट होगी वो हो सकता है बहुत ज्यादा हैवी हो या कुछ हो, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इतनी देर हमारा जो यूजर है वो वेबसाइट पे आके ब्लैंक पेज नहीं देखना चाहेगा कि यहाँ पे बस वो लोड होती रहे। इसी कारण से स्क्रिप्ट जो है वो हमेशा बॉडी के एंड के पहले लगाई जाती है इस एरिया में, ताकि कि वेबसाइट हमारी लोड हो जाए और जो भी स्क्रिप्ट फाइल है वो धीरे धीरे लोड हो जाए, जब तक यूजर स्क्रिप्ट के एरिया तक जाए, मतलब जब भी स्क्रिप्ट का जो भी सेक्शन यूज हो रहा है वहां तक पहुंचे तब तक वो भी रन हो जाए। तो स्क्रिप्ट लगाना यहाँ पे मैं भी प्रेफर नहीं करता, बट हम लगा सकते हैं, मतलब अगर कोई हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जिसमें हमें यहाँ पे लगानी ही पड़ेगी हेड के अंदर तो हम लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट में आता है वो आता है बेस एलिमेंट। अब बेस एलिमेंट के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये किसी चीज का बेस डिफाइन कर रहा है। तो इसको लगाने का जो वे है वो है बेस। ये जो बेस टैग है इसका ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग कोई नहीं होगा, इसके अंदर हम देंगे एच रेफरेंस और यहाँ पे हम कोई ना कोई लिंक डिफाइन कर देंगे। मतलब क्या होगा, उसके बाद जब भी हमारी अभी जो वेबसाइट है, जैसे मेरी वेबसाइट है जो चल रही है webwinsolutions.com पर, बट मैं चाहता हूँ कि इसकी बेस वेबसाइट जो उठाए ये उठाए कोई और, कि जो भी कंटेंट मेरी वेबसाइट में मैं दिखाना चाहता हूँ वो सारा वहां से दिखाए, ना कि मेरी खुद की वेबसाइट से दिखाए, जैसे CDN लिंक्स होते हैं कुछ भी होता है। अब जो बेस एलिमेंट है ये हमारी हेल्प करेगा कि किसी और पार्टी के वेबसाइट है उसको हमारा बेस लिंक बना देगा और उसके जितने भी अंदर के रिलेटिव पार्ट्स होंगे उन सबको यहाँ रन करा देगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो अगर मैं ये अनस्प्लैश वेबसाइट को उठाता हूँ, इसकी ये इमेज है, ये इसका डोमेन मैंने उठाया, यहाँ से कॉपी करा, ये मैंने यहाँ दे दिया। अब जब मैं इमेज टैग नीचे लगाता हूँ वेबसाइट के अंदर, इसको सोर्स देता हूँ, उसको विड्थ में पहले दे देता हूँ ताकि बड़ी ना आए,
और जो इसका सोर्स है वो मैं इस इमेज का सोर्स ले लेता हूँ। कॉपी करा मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। तो देखो मेरी ये इमेज रन हो रही है। अभी क्या लगाया मैंने, यहाँ पे लगाया एब्सोल्यूट यूआरएल, बट मैं इसके आगे से अब डोमेन हटा देता हूँ तो मेरी इमेज क्रैश हो जानी चाहिए, बट अभी भी क्रैश नहीं होगी, अभी भी रन होगी। क्यों रन होगी? क्योंकि जो मेरा बेस यूआरएल है वो मैंने इसी वेबसाइट का दे रखा है, जिसके कारण जो भी अगर मैं इस वेबसाइट से इस डोमेन के अंदर से कुछ भी अगर मैं उठा के लाता हूँ तो मुझे विद डोमेन उठाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट अगर उनका पाथ उठाता रहूँ, रिलेटिव पाथ अगर उठाता रहूँ, तो भी वो मेरा काम करेगी, रन करेगी, एकदम ओके चलेगी। तो बेस यूआरएल से क्या होता है, कई बार वेबसाइट्स होती है जिनको हमें टेस्टिंग करनी होती है, कुछ भी होता है जिसमें हम चाहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज ना यूज करें, जो इस वेबसाइट में दे रखे हैं वही यूज कर लें। तो उस पॉइंट पे हम जो उस वेबसाइट को एज ए बेस यूआरएल यूज करते हैं और उसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, इमेजेस वगैरह जो भी है, वो हम उसके रिलेटिव पाथ ही यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आप जो है बेस एलिमेंट भी यूज कर सकते हो। इन सब के अलावा एक चीज और इसके अंदर आती है जो कि है हमारे फेव आइकन। फेव आइकन का मतलब होता है जो हमारी वेबसाइट में यहाँ पे जो भी इमेज दिख रही है उसको वो चेंज करके आप अपनी मर्जी से जो चाहो वो इमेज लगा सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ ये कोड रखना होता है। फेव आइकन और ये जो टाइटल टैग है, ये दोनों मैंने चैप्टर 12 में भी डिफाइन किया है। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो चैप्टर 12 चेक कर सकता है। मैं ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक ऐड कर दूंगा ताकि आप आराम से इसको चेक कर लो। अब इसी के साथ हमारे टॉपिक का एंड होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, मैं उनको जल्दी से जल्दी रिजोल्व कर दूंगा। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको वेब डेवलपमेंट सीखने में इंटरेस्ट हो। और जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।